बेटा कूलम्स लॉ हमने पढ़ लिया। वी हैव फिनिश्ड कि कैसे हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में भी फाइंड कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई कलेक्शन होगी लाइक किसी ट्राइंगल पे या किसी रेक्टेंगल पे या स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्जेस पड़े हैं तो वो भी हम फाइंड करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ in terms of continuous distribution of charge. Continuous charge distribution. आपको पता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर हम चार्ज का कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमने पहले डिस्कस किया ये, वी हैव लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वी हैव सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और हमारे पास तीसरा क्या है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इफ यू रिमेंबर, हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज की बात की थी। जब चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं एज dq/dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन राइट लैम्डा इक्वल टू dq/dl। अगर चार्ज किसी एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड हाउ वी राइट द सरफेस चार्ज डेंसिटी? वी राइट चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर चार्ज किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो रो से रिप्रेजेंट करके क्या लिख लेते हैं हम, रो इक्वल टू dq/dv। ठीक है, दिस इज मेजर इन कूलम पर मीटर क्यूब। तो 3 तरह की चार्ज डेंसिटीज होती हैं, वन इज लीनियर, द अदर इज सरफेस एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर कूलम लॉ को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, अभी तक हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी जिसमें फोर्स के लिए, फोर्स के एक्सप्रेशन में लैम्डा हो। तो क्या करें बेटा, एक वायर ले ले, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब भी चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, जब चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये एक लाइन है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, और हमें ये बोला है कि कूलम लॉ को एक्सप्रेस करें इस पूरे चार्ज के बीच में जो फोर्स है और इस पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसको एक्सप्रेस करना है। तो क्या करना बेटा, जब भी आपके पास चार्ज कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अगर ये लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस, इस छोटे से पार्ट को हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। अगर इसके चार्ज dq है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, सो व्हाट वी राइट, फोर्स, पहले तो लिखो लैम्डा इक्वल्स टू dq/dl, लैम्डा इक्वल्स टू dq/dl। तो dq कितना हो गया, dq हो गया लैम्डा इंटू dl। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between dq and q is dq और q के बीच में फोर्स कितनी होगी। इफ आई रिप्रेजेंट दैट फोर्स बाय df, वेक्टर होती है बेटा फोर्स, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ तो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो डायरेक्शन भी आप बता सकते हो कि ये q अगर है तो इसके ऊपर फोर्स ये लगेगी ऐसे, बट ये df की डायरेक्शन है, टोटल फोर्स की डायरेक्शन ऐसी नहीं होगी, क्योंकि इस पोर्शन के कारण ये डायरेक्शन है। अगर मैं यही dq यहाँ के बजाय यहाँ लेता तो df इधर होना था। तो df क्या लिखेंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, इट इज इक्वल टू k dq इंटू क्यू, या ऐसे लिख दो q इंटू dq। अगर ये डिस्टेंस r ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर,
into r cap means यूनिट वेक्टर r। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अभी भी लैम्डा नहीं दिख रहा है, बट आप यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। व्हाट इज डी क्यू? लैम्डा इंटू dl, तो df वेक्टर विल बी इक्वल टू k q इंटू लैम्डा dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r कैप आ गया। दिस इज द स्मॉल फोर्स। अगर आपको टोटल फोर्स पता करनी है, टोटल फोर्स पता करने के लिए क्या करोगे? ये df है, इस छोटे से एलिमेंट के कारण ऐसा, ये df तो हर कहीं हो सकता है, इधर 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 हर तरफ, तो टोटल फोर्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। df को इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे आज, उस इंटीग्रल को भी इवेलुएट करेंगे। तो ये आपके पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इसलिए इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ऐसे ही अगर कूलम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्सप्रेस करना है, तो कुछ नहीं करोगे बेटा, डी क्यू की जगह क्या लिख लोगे? सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, यू कैन डू इट, सिग्मा इंटू डी ए आ जाएगा यहाँ। वो सरफेस इंटीग्रल होगा, जैसे ये लीनियर है तो वो 2 डायमेंशनल होगा, और अगर यहाँ जैसे डी क्यू है, इज गोइंग टू बी सिग्मा इंटू डी ए। यहाँ जो डी क्यू है दैट्स गोइंग टू बी रो इंटू डीवी। सपोज करो बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले मैं डायग्राम बताता हूँ। ये एक वायर है और इस वायर के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली पूरी वायर के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, पूरी वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी लेंथ है L। इसके एक एंड से, ये वाले एंड से A डिस्टेंस दूर यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q, और क्वेश्चन ये है कि इस वायर के बीच में और इस पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी। सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, कैलकुलेट, लिख लीजिए आप भी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between a wire of charge Q, या ऐसे लिखें, a wire of charge Q and length L and a point charge, और वो point charge है small q, kept a distance apart from one end of the wire as shown in figure। ठीक है, क्या सिचुएशन है बेटा? वी आर गिवन ए वायर, इस वायर का चार्ज Q है, पूरी वायर का चार्ज Q है, और इसके एक एंड से A डिस्टेंस दूर एक पॉइंट चार्ज पड़ा है Q, स्मॉल q। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस एंटायर वायर एंड दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट, के क्यू क्यू बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? अगर लिख भी लें तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे? यहां से लेंगे, यहां से लेंगे, यहां से लेंगे, या यहां से लेंगे, या सेंटर से लेंगे? सो हमारे पास इसका ना कोई आंसर नहीं है कि आर स्क्वायर जो है वो क्या लेना है। इसलिए जब भी चार्ज किसी वायर के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर, या किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो आप कूलम्ब लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, आपने क्या करना है, उस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी को की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इफ लैम्डा इज द
linear charge density of the wire, then according to the question देखिए Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है L लेंथ के ऊपर, कितना चार्ज है Q, लेंथ कितनी है L, तो लैम्डा क्या होगा Q by L होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू Q by L, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमने कूलम्स लॉ अप्लाई करना है तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लो इसका, टेक ए स्मॉल एलिमेंट, consider a small element of the wire having charge dq and length dx. तो अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें यहाँ, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ हमने कंसीडर कर ली dx और इसका हमने चार्ज दिया dq, तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए सिंस देखो यूनिफॉर्म होती है डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी का क्या मतलब है कि अगर 20 सेंटीमीटर के ऊपर 20 कूलम है, ये 20 सेंटीमीटर है 20 कूलम है सपोज, तो 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 कूलम होगा, 2 सेंटीमीटर के ऊपर 2 कूलम होगा, लैम्डा तो सेम है, तो हम इस छोटे से एलिमेंट के लिए ये बोल सकते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू dq by dl, लैम्डा इक्वल्स टू dq by dl भी बोलेंगे, ठीक है। वैसे भी बेसिक डेफिनेशन तो ऐसे भी है, तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करें, ये भी लैम्डा का डेफिनेशन है, ये भी लैम्डा का डेफिनेशन है, सो वी राइट dq by dl या dx लिखा ना हमने, we have taken that length to be dx, dq by dx equal to q by l। तो बेटा यहां से देखिए dq कितना बन गया, दो तरीके हैं आपके पास, अगर तो आपको आंसर जो है अपना लैम्डा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये लैम्डा है ना, तो हम ये लिख सकते हैं dq इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx, और अगर हमें अपने रिजल्ट को q और l की फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं dq इक्वल टू q by l इंटू dx, ठीक है, वी कैन चूज एनी। अब इस एलिमेंट से जो हमने कंसीडर किया है, यहां से बेटा उस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ये वाला डिस्टेंस है x, तो इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स, द फोर्स बिटवीन dq and q is df equal to q dq into q divided by x स्क्वायर, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमने x लिया है, और ध्यान देना इस चीज पे कि हमारा जो x है ये वाला डिस्टेंस वो वेरिएबल है, क्योंकि हम एलिमेंट यहां ले रहे हैं तो बोल रहे हैं इसको x, अगर एलिमेंट यहां लिया होता तो x ये होना था, अगर एलिमेंट यहां लिया होता तो x कुछ और होना था, सो दिस x इज एक्चुअली ए वेरिएबल, दैट्स व्हाई हम जब टोटल फोर्स फाइंड करेंगे तो x को कंसीडर करके करेंगे। क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर लैम्डा की फॉर्म में ही लिखना है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर df इक्वल टू k इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, बाद में मैं चेंज कर दूंगा, इसी लैम्डा की जगह हम कैपिटल Q बाई L भी लिख सकते हैं, सो df क्या बन गया k लैम्डा dx, ये लैम्डा dx एक्चुअली dq ही है, बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, और सिंपली लिखना होगा df इक्वल टू k लैम्डा इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, k लैम्डा
क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा अगर हमें टोटल फोर्स पता करनी है, अभी यहाँ पर आपको मेन चीज समझ लीजिए, टोटल फोर्स पता करनी है मतलब इस पूरी वायर के बीच में और इस पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकालनी है। ये जो एलिमेंट है हमारा, ऐसे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर कहीं होगा। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो जब टोटल फोर्स आप पता करोगे, बेटा लिखने में तो मैं लिखूंगा इसको, फोर्स को एफ, कैसे मिलेगी, डी एफ को इंटीग्रेट करके मिलने वाली है, के लैम्डा इंटू क्यू, के लैम्डा क्यू, मैंने आपको बोला एक्स वेरिएबल है, सो इंटीग्रेशन होगी 1/x स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू x। 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये पूरी वायर इंक्लूड कर ली हुई है? देखिए, हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया वो यहां था, बट एक्चुअली हमारा पर्पस क्या था कि हम तो पूरी वायर को कंसीडर करना चाहते हैं। सो हम एलिमेंट यहां से लेके यहां तक कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। सोचो अगर एलिमेंट यहां लिया होता तो इसका डिस्टेंस कितना होना था, a, तो x की जगह क्या आता फिर a, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, इससे कम तो नहीं हो सकती। और अगर हमें यहां वाला एलिमेंट कोई लेना है तो x कितना हो गया, l प्लस a। ये a से लेके l प्लस a तक हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स ले लेंगे, a से लेके l प्लस a तक। इन लिमिट से ये चीज एंश्योर हो जाएगी कि हमने पूरी वायर इंक्लूड कर ली हुई है, राइट। तो लिमिट्स बड़े ध्यान से लेनी है आपने कि हमारा जो एलिमेंट है हमने तो यहां कहीं लिया, बट एक्चुअली इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। इनफैक्ट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर एक छोटे 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 एलिमेंट्स को, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऐसे जो एडिशन होता है ये डिस्क्रीट सम, लेकिन यहां हमें डिस्क्रीट नहीं करना है बिकॉज वी हैव कॉन्टिन्यूसली स्मॉल चार्जेस प्रेजेंट। तो कॉन्टिन्यूस एडिशन को इंटीग्रेशन से करते हैं, दैट इज व्हाई दिस इंटीग्रेशन सिंबल इज देयर। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। आपने बेटा बड़ी बार ये पहले भी पढ़ा है कि 1/x स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है, लिखने में हम लिखेंगे x माइनस 2 की इंटीग्रेशन। x माइनस 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, x n plus 1 over n plus 1, it becomes x minus 1 by minus 1. So when you solve it, it becomes minus 1 by x. ठीक है, तो f आपके पास क्या आ जाएगा, k लैम्डा क्यू 1 by x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी माइनस 1 by x, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आ गई, a से लेके l प्लस a तक। ठीक है, अभी इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, हमें ये पूरी इंटीग्रेशन अब इवेलुएट कर ली, सिर्फ हमें लिमिट्स पुट करनी है। सो फाइनली आपके पास जो एफ फोर्स है इज गोइंग टू बी के लैम्डा क्यू, माइनस को भी फिलहाल बाहर रखता हूं मैं ताकि हम अच्छे से लिमिट्स डालें, माइनस को फिर हम कहीं एब्जॉर्ब करा देंगे। इट इज 1/x फ्रॉम a टू l प्लस a। ठीक है, लिमिट्स पुट करोगे, f आ जाएगा माइनस के लैम्डा क्यू 1/l प्लस a माइनस 1/a। ठीक है, यू नो अपर लिमिट, ये x की ही वैल्यूज हैं, l प्लस a मैक्सिमम है और a मिनिमम है, एक एंड से पता करना है हमने। तो इसे इवेल्युएट करें बेटा, माइनस के लैम्डा क्यू a माइनस l प्लस a डिवाइडेड बाय a इंटू l प्लस a। ठीक है, देखो f आ गया के लैम्डा क्यू, माइनस भी रखो,
ये माइनस एल होगा डिवाइडेड बाय ए इंटू एल प्लस ए। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, which means F is equal to K lambda Q into L, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, K lambda Q into L डिवाइडेड बाय A into L प्लस A। ठीक है, ये फोर्थ का एक्सप्रेशन है, जिसे आप थोड़ा सा अगर फेमिलियर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये K और कुछ नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। देन lambda Q into L डिवाइडेड बाय A इंटू, ठीक है, अगर लैम्डा की फॉर्म में लिखना है दिस इज द फाइनल रिजल्ट। लेकिन अगर ये जो वायर थी जिसका टोटल चार्ज कितना दिया हुआ था Q, लेंथ कितनी दी थी L, तो हमने लिखा लैम्डा इक्वल टू Q बाय L, तो लैम्डा इंटू L को Q बोल सकते हैं। ये दिख रहा है आपको लैम्डा और ये L। सो इन दैट केस हम जैसे पहले देखते थे एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लैम्डा इंटू L हो गया कैपिटल Q, स्मॉल q तो है डिवाइडेड बाय A इंटू L प्लस A। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसका ये सोल्यूशन है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय A इंटू L प्लस A। ठीक है, और ये A क्या है, एक एंड से डिस्टेंस, L क्या है, उस कंडक्टर की, उस वायर की जिसका चार्ज हमें दिया था उसकी लेंथ है ये। इसी का एक स्पेशल केस देखिए बेटा, अगर ये मेरे पास एक वायर है, सेम सिचुएशन, और पॉइंट जो है ना बड़ी दूर है, बड़ी दूर, ये वायर की लेंथ है 1 मीटर और पॉइंट जो है वो 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या हम तब बोल सकते हैं ऐसा, देखो अगर A बहुत बड़ा होगा L से, A यहां से जो डिस्टेंस है उसको बोला था ना A, अगर A L से बहुत बड़ा है तो हम L प्लस A को अप्रोक्सीमेटली A ही लिख लेंगे, बिकॉज इन दैट केस हम इसको निग्लेक्ट करेंगे L को। जब आप L प्लस A को A लिखोगे तो F क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाय A इंटू A, ये भी A। सो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय A स्क्वायर। तो ये वही सिचुएशन है जिसे क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, नॉर्मली जो गिवन सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली तो ये आंसर आया, बट एज ए स्पेशल केस अगर हम मान लें कि पॉइंट जो है बड़ी दूर है जहां स्मॉल क्यू पड़ा हुआ है, तो L प्लस A की जगह हम A ही लिख सकते हैं। सो इन दैट केस F आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q बाय A स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। देखो अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, if 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a large number of media, large number of media मतलब मल्टीपल मीडियम्स है, मीडिया इज प्लूरल ऑफ मीडियम्स, मीडियम एक होता है, मीडियम्स नहीं होता ना। if 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a large number of media having thicknesses T1, T2, T3 so on Tn and dielectric constants K1, K2, K3, Kn respectively,
then the electrostatic force between Q1 and Q2 can be expressed as, सिचुएशन समझ में आ गई बेटा? ये क्या है, मैं डायग्राम से समझाता हूं। हमने पहले पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फोर्स कम हो जाती है। उसी के बेसिस पे हमने ये भी देखा कि डिस्टेंस को कैसे चेंज करें ताकि फोर्स उतनी ही रहे, कभी मीडियम इंट्रोड्यूस करके और कभी मीडियम रिमूव करके। अब ये सिचुएशन क्या है, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, वन इज Q1, द अदर इज Q2। यहां से लेके यहां तक T1 है थिकनेस, ठीक है, T1 थिकनेस मतलब डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। फिर यहां से लेके यहां तक अगेन वी हैव सम थिकनेस, से इट इज नाउ T2, और जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। फिर यहां कोई तीसरा मीडियम है, थिकनेस है T3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3। दिस इज लाइक कंटिन्यूस। यहाँ एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Kn और इसकी थिकनेस है Tn। तो अगर तो हम देखें लॉजिकली, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2? T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन अप टू Tn, ठीक है। चार्ज एक है Q1, दूसरा है Q2, टोटल डिस्टेंस हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन हमें यहाँ फोर्स को एक्सप्रेस करना है, डिस्टेंस को नहीं एक्सप्रेस करना है। तो उस फोर्स को देखो बेटा कैसे एक्सप्रेस करते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन पहले भी करा है कि फ्री स्पेस में ऐसे याद करो, अगर मीडियम की प्रेजेंस में कोई फोर्स है और मीडियम हटा दें तो फोर्स बढ़ जाती है, बट अगर मीडियम हटा के डिस्टेंस बढ़ा दें तो वी कैन मेंटेन दैट फोर्स। समझ में आया क्या था? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, हमने मीडियम हटाया, फोर्स बढ़ गई, लेकिन अगर हम मीडियम हटा के डिस्टेंस बढ़ा दें तो हम फोर्स को वापस कम कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में आपके पास R डैश आया था R√K, ठीक है। तो यही लॉजिक ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेशन को देखो कैसे लिखना है। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर नहीं आएगा, अब इट विल बी समीशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ KI, या पहले T लिख लेता हूं, TI इंटू रूट ऑफ KI। I की जो वैल्यू है that goes from 1 to n. What is the value of I? It can be 1, 2, 3, 4, ठीक है। जितने मीडियम्स हैं उतने, अगर दो ही मीडियम, ये T√K क्या है, ये वही है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एयर सेपरेशन। तो F को लिखोगे आप, पूरा स्टेटमेंट अगर लिखना है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखो समीशन का क्या मतलब हुआ, T1√K1 प्लस T2√K2 so on Tn√Kn whole square। This is now Coulomb's law when we have more than one media Q1 Q2। ये नोट कर लीजिए बेटा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें और उसको अप्लाई करें। 2 मीडियम होंगे तो स्टॉप हेयर, 3 होंगे तो T3√K3 लिख देना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा आपको ये भी।
सपोज हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं and they are named as Q1 and Q2. इनके बीच की जो स्पेस है, half of that space is filled with a medium जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और जो दूसरा हाफ है that is filled with another medium जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2. हाफ मतलब अगर ये R/2 है, ये भी R/2 है, ठीक है. आधे डिस्टेंस में एक मीडियम है, आधे डिस्टेंस में दूसरा मीडियम है, तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में इफेक्टिवली फोर्स जो है, उस फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अभी यहाँ. चार्जेस तो Q1 और Q2 है, so force is going to be 1/4 pi epsilon 0. See, when you write epsilon 0 है और आगे K वाला आ रहा है, तो इसका मतलब हम मीडियम की बात कर रहे हैं. आपको पता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. तो जब एप्सिलॉन लिखना होता है तो K टाइम्स एप्सिलॉन 0 लिख लेंगे, और इफेक्टिवली देखो ये रूट K है, स्क्वायर भी है, तो ये K ही बनेगा इनटू एप्सिलॉन 0. तो एक मीडियम के लिए तो ज्यादा सिंपल हो जाता, वो हमने पहले ही किया हुआ है. जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो T का भी स्क्वायर और K इधर आ जाएगा. लेकिन यहाँ मल्टीपल मीडियम की बात हो रही है. Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R/2. What is this T1? R/2 root K1 plus again R/2 root K2 and then the whole square. Don't forget this square. कई बार क्या करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया न्यूमेरिकल में भी, हम ये स्क्वायर भूल ही जाते हैं कि स्क्वायर करना है, इसलिए मैंने लिखा था इनवर्स स्क्वायर लॉ कि फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, स्क्वायर करना नहीं भूलना है. ये R रूट K कहां से आ रहा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इफेक्टिव एयर स्पेसिंग बोलते हैं, एयर सेपरेशन बोलते हैं. सो F विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R/√2 कॉमन ले लूं, R/2 सॉरी, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ K1 प्लस रूट ऑफ K2, लेकिन पूरे का स्क्वायर है. So it's going to be 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2. अब इसका स्क्वायर तो हम इवेल्युएट कर ही सकते हैं. R/2 का होल स्क्वायर क्या हुआ, R²/4 इंटू रूट K1 रूट K2 होल स्क्वायर. तो फाइनली एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इज दिस 1/4 pi epsilon 0 4 times Q1 Q2 by R square into root K1 root K2 whole square. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ये हमारा आंसर है. थोड़ा सा और इसको समझना है. मान लेते हैं हम ये एज्यूम कर लें कि K1 जो है वो 4 है और K2 जो है वो 9 है. ठीक है, सो क्या बनने वाला, आप देखिए. आप कभी भी ना देखो न्यूमेरिकल में एक चीज याद रखना, इस 4 को और इस 4 को कभी ऐसे कैंसिल नहीं करना, या यहाँ 2 है तो इसको कभी 1/2 पाई नहीं लिखना, बिकॉज वी नो कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है न्यूमेरिकल में, तो हम फटाफट से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 9 × 10⁻⁹. तो अगर आप ये 4 हटा दोगे तो फिर आप ये नहीं लिख सकते, फिर आपको ये वाली वैल्यू तो कैलकुलेट ही करनी पड़ी. ठीक है, तो बेटर है राइट दिस टर्म एज ए यूनिवर्सल थिंग, कि इसको नहीं अभी चेंज करेंगे. ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगी कभी, बड़ा हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा चेंज करना तो कर भी देंगे. तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बोल रहा हूँ K1 और K2 दोनों की वैल्यूज गिवन है, सो इन दैट केस F आ जाएगा 1/4 pi epsilon 0 4 times Q1 Q2 divided by R square, and then this will be root 4, that's 2,
√9 दैट इज 3 एंड स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, सो दैट वे क्या बन गया ये एक्सप्रेशन 25 हो गया, तो एफ आ गया 4/25, 3 और 2 5 का स्क्वायर 25, ये 4 और 25 अलग कर दिया, इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर हम दोनों मीडियम हटा दें या अगर हम एयर में बात करते तो फोर्स इतनी होनी थी, एक मीडियम इंट्रोड्यूस करते विद सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो यहाँ आ जाता 1/k, बट यहाँ आया 4/25। दैट मीन्स इन दोनों का जो इफेक्टिवली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है सोचो। नॉर्मली क्या था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन 0 बताया आपको। तो इसके साथ अगर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा ना, ऐसे लिखता है इस एक्सप्रेशन को 4π एप्सिलॉन लिखना था, उसकी जगह बन रहा है 25/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैं यहाँ आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक मीडियम अगर होता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, फोर्स क्या बनती 1/4π k एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आया 25/4। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 25/4। ठीक है, वो भी मैं समझाता हूं, आप ये नोट कर लीजिए। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, how can we calculate the equivalent dielectric constant directly? Suppose ये कोई डिस्टेंस है T1, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, कोई मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, फिर दूसरा मीडियम है T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ऐसे ही तीसरा मीडियम है K3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसकी थिकनेस है T3। जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब इन सब का जो इफेक्टिव वैल्यू होगा K का, दैट्स कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। मान लीजिए वो है K, इट इज इक्वल टू समीशन ऑफ √ki इंटू Ti, या लिखूंगा Ti इंटू √ki, i की वैल्यू 1 से n तक, divided by summation of all the distances, thicknesses I, and then whole square। ठीक है, मैं अभी यही वाली एग्जांपल लेके इसको जस्टिफाई करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो सिखाऊंगा। तो आपने इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब भी निकालना है, लाइक इट इज T1 √k1 प्लस T2 √k2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, दो ही मीडियम अगर होंगे तो, फॉर 2 मीडिया। एक और होगा तो यहां लिखेंगे प्लस T3। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये नहीं करना कि इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये पूरे का सम करना है और पूरे से डिवाइड कर देना। जैसे अभी जो सिचुएशन ली थी, T1 ले लो R/2, T2 भी इतना ही है, या सीधा लिखूं इफ T1 इक्वल टू T2, अगर T1 और T2 दोनों बराबर हैं तो K कितना आएगा, T1 की जगह भी मैं T लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय T2 की जगह भी मैंने T लिखा। देखो T1 √k1, T2 √k2, T1 की जगह T, T2 की जगह T, √k1 √k2 divided by T plus T, फिर T and T out, so what is K, √k1 प्लस √k2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस में, जैसे क्वेश्चन में बताया था, आधे डिस्टेंस में K1 और आधे डिस्टेंस में K2 है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट बता सकते हो फोर्स क्या है, क्योंकि आपके पास इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा। थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, नॉट नॉर्मल, CBSE बोर्ड में नहीं आएंगे ऐसे वाले,
ठीक है, k इक्वल टू रूट k1 प्लस रूट k2 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन होल स्क्वायर आल्सो, डोंट फॉरगेट दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे अभी वाली सिचुएशन देखिए, मैंने क्या लिया था एग्जांपल में, k1 को 4 और k2 को 9, तो हमारे पास 25/4 आया था ना, अगर आपको याद हो तो यहां लिखो 4 9 2, डोंट फॉरगेट दिस स्क्वायर, ये आ गया 2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर, सो इजंट इट 25/4। ठीक है, इसको रिवाइज कर लो आज, आई विल शेयर दिस क्लास अगेन विद यू ग्रुप में, इसको रिवाइज कर लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ढूंढो, टेक ए गुड बुक ढूंढो और ऐसे क्वेश्चंस भी कर लो। सो दिस कंप्लीट्स योर कोलम।